शूट की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि यह करीब 12 साल पहले की बात है। तब सेंजो ऐसी स्थिति में था जहां पर 5 ड्रैगन एक पल के लिए लड़ाई कर रहे थे। एक पल मतलब है द ग्रेट डेयू कुनलुन, जहां पर कुनलुन सेक्ट था और वेस्ट में राक्षस किंगडम के किंग ने अपने लैंड को एक्सपेंड करने का सोचा और ईस्टर्न लैंड पे अपना कब्जा जमाने को सोचा। इसके लिए उन्हें फर्स्ट स्टेप यह उठाया कि एनवाय के रूप में अपने फिफ्थ प्रिंस को वहां पर भेजा कि वह दोनों के बीच में सुलह करा सके। वह दोनों हैं द ग्रेट राक्षस किंग ताई यांग और नाइन टेल डीमन फॉक्स किंग हेक एक्सिन के बीच में समझौता करा सके। और सेंजो हेक्सिन मेनलैंड के साउथर्न गेटवे पे जहां पर किंगडम ऑफ 10,000 डीमन मतलब राक्षस किंग उस जगह को अपने वेसल बनाना चाहते थे। इसलिए लेकिन मुझे सेंजो हेक्सिन मेनलैंड में मुझे एक एनवाई की तरफ वहां पर भेजा, मैं वहां पर जाकर समझौता करा सकूं। लेकिन मैंने वहां पर जाकर एक दिन फिफ्थ प्रिंस के हेड को अपने स्वॉर्ड से काट डाला और उसे खत्म कर दिया। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है वह एकदम बैडास लुक में फिफ्थ प्रिंस का गला काट कर खड़ा होता है। तभी फिफ्थ प्रिंस का एक साथी कहता है कि यह खत्म हो गया, यह पूरी तरह से खत्म हो गया। तभी स्टेयर के ऊपर पर्दे के पीछे से आवाज आती है, तुमने राक्षस किंगडम के फिफ्थ प्रिंस का गला अपने स्वॉर्ड से काटा है। किसी को भी मारने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में पता कर लेना बहुत जरूरी होता है। तुमने राक्षस किंगडम के प्रिंस का गला काटा है, क्या होगा? वह सभी एंग्री होकर मेरे इस स्मॉल किंगडम में अटैक कर देंगे जहाँ पर बहुत सारे डीमर रहते हैं। और क्या तुम अपने सेंझुई मेनलैंड का सिविल अफेयर को संभाल सकते हो? उसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि किंग तुम रेस्ट एश्योर रहो, तुम चिंता मुक्त रहो, क्योंकि इस फिफ्थ प्रिंस के मरने से राक्षस किंगडम के कोई असर नहीं पड़ेगा और वह अपनी किसी भी आर्मी को अटैक करने के लिए तुरंत तो यहाँ पर नहीं भेजेगा। तभी उस पर्दे के पीछे से क्लैप क्लैप की आवाज़ आती है और कहते हैं, लिंग येन फेंग, गॉड किलर ऑफ सेंजुई एम्पायर, तुम्हारे पास विजडम के साथ साथ करेज भी है। हमारे एमसी से सुनकर कहता है कि क्या तुम मुझे कांग्रेचुलेसन कह रही हो? पर्दे के पीछे से आवाज़ आती कहती है कि भले ही राक्षस किंगडम मेरे ऊपर अटैक न कर से, लेकिन मुझे पर इतना फोर्स तो डाल सकता है कि मैं सरेंडर कर दूं अपने सभी आर्मी के साथ। और मुझे कह सकता है कि तुम अपनी आंखें खुली रखकर देखो कि सिचुएशन कैसे शांत होता है। और सुन, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि द ग्रेट राक्षस किंगडम अभी इंटरनल अफेयर में बिजी है। वह बाहर से दिखाते हैं कि वह एक साथ यूनिफाइड हैं, लेकिन अंदर से उनके बीच में इंटरनल इन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट है। वह अभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वाट को देखते हुए कहता है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसे कोशिश भी किया तो मैं उन्हें अपने घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर दूंगा। ऐसा कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वाट को छोड़ देता है। वह स्वाट सीधे जाते ही उस फिफ्थ प्रिंस के सिर पे धंस जाती है और फिफ्थ प्रिंस के आंख और मुंह से पानी निकलने लगता है। तभी हमें पर्दे के पीछे से एक ब्यूटी को दिखाया जाता है। फिर वह ब्यूटी कहती है, क्या तुम भी अपने पावर के इस्तेमाल से दूसरे किंगडम को अपने किंगडम में मिलाना चाहते हो? फिर तुम में और उस राक्षस किंगडम में अंतर भी क्या रहा? ऐसा कहते हुए वह पर्दे से बाहर हमारे एमसी के पास, मेन कैरेक्टर के पास आती है और हमें उसके फुल लुक को दिखाया जाता है। एकदम सेक्सी राक्षिक माल दिख रही होती है। वह हमारे एमसी के पास आकर कहती है कि हमें अपनी पीसफुल लाइफ को जीने के लिए दूसरे राज्यों को ऑफर करने पड़ेगा और उनके साथ मेल जोल करना पड़ेगा और हमें उन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे। तो तुम बताओ मुझे कि तुम कौन सी स्थिति चुनना चाहोगे, मिस्टर एनवाय या कोई और? क्या तुम सब कुछ चाहते हो? तभी हमारा एमसी कहता है कि फ्रेंड। लड़की कहती कि फ्रेंड, हाँ फ्रेंड, वो जो सभी परिस्थिति में साथ दो, अच्छा हो चाहे बुरा। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर केक्सिन अपनी दांतें निकाल कर जोर जोर से हंसने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने ही। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इतनी जोर से क्यों हंस रही हो? व्हाइट टेल फॉक्स कहती है कि जरा रुको, तुम जरा रुको, मैं तुम्हारी बात सुनकर शांत नहीं हो पाई, मुझे थोड़ा शांत होने का मौका दो। समय बाद वह शांत होती है, अपने
माउथ से हवा निकालते हुए सेक्सी अंदाज में हमारे एमसी के स्वाट को पकड़ती है और कहती है कि आगे की बातचीत करने से पहले क्या तुम मुझे कुछ गाइडेंस ऑफर करोगे। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें लाल हो जाती है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि उसकी आंखें पर्पल कलर की हो जाती है, प्रेजेंट में आती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे उस समय का कुछ भी याद नहीं है, मैं अगले दिन वहाँ से वापस आ गया था, लेकिन मुझे यह याद नहीं है कि मैं वहाँ अगले दिन क्यों वापस आ गया। हमारे मेन कैरेक्टर अपने सिर खुजाते हुए कहता है कि मैं इस बारे में कितने भी सोच लूँ, मुझे याद नहीं आएगा, मैं कितना भी प्रिपरेशन कर लूँ, लेकिन वह सच नहीं होगा। तभी वह थोड़ी हंसते हुए आवाज़ में कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, डेथ एंड लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, और मैंने बहुत सारी टेक्निक को भी बनाया है। मुझे अभी भी एक टेक्निक का ख्याल आया जिसे मैं उस बारे में उससे पूछ सकता हूँ असलाई सच्चाई के बारे में। तभी हमें उस टेक्निक को दिखाया जाता है कि कैसे वह उस डीमन फॉक्स को बैठाए हुआ होता है और उससे पूछता है कि बता सुलीगल, तुमने मेरे साथ क्या किया था उस दिन। तभी वह कहती है कि नहीं नहीं, तुम मेरे पिछवाड़े पर नहीं मारो, नहीं मारो, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूँ। तभी हमारे एमसी के फेस पर एक शैतानी हंसी दिखाई देती है और वह बुलेट की रफ्तार से वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बीच में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी इस ट्रिप का मतलब ही क्या था, वो यहाँ पर क्यों आया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और वह हमारे एमसी सुबह ही वह उस जगह पे पहुँच जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि राक्षस किंगडम का इनवाई यहाँ पर आ चुका है। सभी गार्ड उसके स्वागत करने लगते हैं। हमारा एमसी उसे देखकर कहता है कि क्या आज यहाँ पर फॉरेन अफेयर के डिस्कशन होगा। हमारा एमसी उसे देखकर पीछे आता है और अपने माइंड में सोचता है कि क्या मुझे इसके सामने जाना चाहिए, क्या मैं उस डिमन फॉक्स के सामने जाऊं और उससे पूछूं कि क्या तुमने उस दिन किया था मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं ज़्यादा हो रहा हूँ। तभी हमारा एमसी यहाँ वहाँ घूमते हुए सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी हमारा एमसी जोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि हे हु कैक्सुन, तुमने उस दिन मेरे साथ क्या किया था। तभी हमारा एमसी कहता नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे ज़्यादा रूड हो रहा हूँ। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि फादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमारा एमसी कहता है कि यहाँ यहाँ मैं अपनी कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, उस इवन डिविन फॉक्स के बारे में सोच रहा हूँ। पीछे से आवाज़ आती है कि आप मेरे मम्मा से इतने रूड क्यों हैं। हमारा एमसी कहता है कि मैं इसलिए रूड हूँ। तभी उसे एहसास होता है कि पीछे से कौन सी आवाज़ आई है। तभी हमारा एमसी पीछे पलट कर देखता है कि वहाँ कौन है। तभी वहाँ हमें एक प्यारे से क्यूट सी एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसने हमारे एमसी के जैसे एक डॉल को पकड़ा हुआ होता है। वह बच्ची कहते हैं कि फादर। हमारा एमसी कहता है कि अच्छा ये तुम हो। तभी हमारे एमसी को उसकी शक्ल चेंज होने लगती है और वो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह कहता है कि मैं फादर। तभी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे जो गार्ड लगे होते हैं वह कहते हैं यहाँ पर कोई इंट्रूडर घुस आया है, उसको कैच करो। हमारा एमसी तभी एक स्पेल को कास्ट करने लगता है। उस स्पेल का नाम रिवर्सल ऑफ हेवन एंड अर्थ होता है। स्पेल कास्ट होते ही वह प्लेस चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें इस स्पेल के बारे में बताया जाता है। इसका नाम द रिवर्सल हेवन एंड अर्थ होता है। यह लिंग येन फेंग का टॉप 10 कल्टिवेशन में से एक होता है। कल्टिवेशन में टॉप में पहुंचने के बाद इस स्पेल की मदद से टाइम को 30 सेकंड बैक में लाया जा सकता है। इसी टेक्निक की मदद से हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनिमी को भी हराया था। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इस टेक्निक का इस्तेमाल ऐसी सिचुएशन में करना पड़ रहा है। तभी 30 सेकंड टाइम पीछे आता है। वह लड़की कहती है कि फादर आई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना पसीना पोंछते हुए कैसा है कि लकली मुझे यह टेक्निक आती थी। हमारा मेन कैरेक्टर उस गर्ल के हेड पर हाथ रखता और कहता है लिटिल गर्ल, तुम ऐसे ही किसी को भी अपना फादर रिफर नहीं कर सकती। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, चलो मैं तुम्हें उनके पास छोड़ आता हूँ। मेरी मदर वही इविल डिमनेस है जिसे आपने अभी मेंशन किया था और आप मेरे फादर हैं। हमारा एमसी प्यार से कहता है कि सब सोचकर हमारे एमसी के तो बैंड ही बजाते हैं। वह फिर उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है रिवर्सल ऑफ हेवन एंड अर्थ और वापस वो जगह 30 सेकंड पहले थी वैसे ही हो जाते हैं। तभी वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है कि हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पर लेटा हुआ होता है। एमसी परेशान होते हुए कहता है कि मैंने अभी भी अपने दाव हार्ट को नष्ट कर दिया था। हमारा एमसी कहता है, एमसी खड़ा होता है और उस बच्ची से पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें यह बताया था। तभी वह बच्ची कहती है फादर आप फाइनली मुझसे मिलने आ गए। मैं आपको 12 साल से इंतजार कर रही थी। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी इंतजार कर रही थी 12 साल से ग्रेट हॉल में। तभी वह अपने एक गुड्डे को निकाल कर हमारे
एमसी को दिखाती है और कहती है कि कल मैंने एक शूटिंग स्टार देखा और मैंने विश मांगी कि मेरे डैड मेरे सामने एक हीरो की तरह आ जाए और हमें यहाँ से बचा ले। देखिए आज यहाँ पर आप हम अनएक्सपेक्टली यहाँ पर आ चुके हैं। मेरी विश एकदम पूरी हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने माइंड में सोचता है कि 12 साल देखने से लगता है ये एकदम सही है। ऐसा सोचते हुए हमारे एमसी की आंखों में आंसू की बूंद दिखाई देते हैं। डॉक्टर हमें बताता है कि अपने पिता का 12 से इंतजार करते हुए यह बच्ची की मासूमियत ने लिन यनफेंग की दिल को छू लिया और वह अपने आप को दोषी मानता है कि वह अपनी बच्ची से 12 साल दूर रखी। उसने अपनी बच्ची को 12 साल इंतजार कराया। तभी हमारे एमसी अपने घुटने पे आकर उस बेबी से माफी मांगते हुए कहता है कि आई एम सॉरी बेबी, हमारा फादर बहुत लेट से आया है। तभी वह बच्ची कहती है कि फादर आप मुझे और मेरी मदर को बचाइए। कैरेक्टर पूछता है कि क्या हुआ। हमारे मेन कैरेक्टर की डॉक्टर कहती है कि द ग्रेट राक्षस किंगडम ने अपने 2 एनवाय को भेजा है हमारे से कुछ बात करने की। मेरी मदर से बात कर रही है। कल सडनली उन्होंने एक डॉक्यूमेंट मेरी मदर को दिया। एक मैरिज डॉक्यूमेंट था। हाँ फादर, वो अपनी थर्ड फ्रेंड की शादी मुझसे कराना चाहते हैं। तभी हमारा एमसी गुस्सा होते हुए कहता है कि वह ओल्ड डॉगिज राक्षा किंगडम के का दिल हमेशा से काला ही रहा है। वह मेरी अभी दूसरी जगह होने का एडवांटेज उठा रहे हैं और वह फिर से सीक्रेटली इस जगह पर डील करना चाहते हैं और इस बार तो उन्होंने मेरी बेटी के बारे में सोचा है। तभी हमारा एमसी एकदम गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि चलो हम चलते हैं। वह कहती है, हमारी मेन कैरेक्टर डॉक्टर कहती है कि फादर आप कहाँ जा रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि हम जा रहे हैं उन सभी लोमड़ी के दूध को सबक सिखाने जा रहे हैं। तभी वह डॉक्टर अपने फादर के सीने लगाती है और कहती है कि फादर आप बहुत रिलायबल पर्सन है। हमारे मेन कैरेक्टर अपने माइंड में सोचता है अपनी डॉटर से तारीफ पाकर मेरा माइंड बहुत पीसफुल एवं शांत क्वाइट हो गया है। तुम कसकर मुझे गले लगा लो। वह कहती है कि हाँ ठीक है फादर। तभी हमारा एमसी एकदम बुलेट की स्पीड से वहाँ से आता है और आसमान में अपनी बेटी को उड़ चला जाता है। तभी हमें ग्रेट हॉल के में दिखाया जाता है। अच्छा किंगडम से जो एनवाय आते हैं वह कहते हैं कि डियर क्वीन, एक दिन बीत चुका है, अब हमें अपना डिसीजन बताइए। आपने वह एग्रीमेंट तैयार कर लिया है जो हमने आपके लिए प्रस्तुत किया था कि राक्षस किंगडम के सेकंड प्रिंस और आपकी किंगडम की प्रिंसेस से मैरिज की। सॉरी दोस्तों, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर थर्ड प्रिंस नहीं सेकंड प्रिंस की बात हो रही है। वह डीमन फॉक्स कहती है कि मेरी बेटी अभी भी बहुत यंग है, वह मैरिज के लिए अभी भी सुटेबल नहीं है, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। राक्षस किंगडम का वो एनवाय कहता है कि हमारे ग्रेट किंग ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। वह कहता है आपको सिर्फ हमारे किंगडम आने की जरूरत है और प्रिंसेस के आगे की जिम्मेदारी हमारी होगी। वह हमारे प्रिंस के साथ पढ़ेगी लिखेगी और उसके बहुत क्लोज जाएगी और जब वह अपने मैरिज की एज की हो जाएगी तब वह हमारे सेकंड प्रिंस से मैरिज कर सकती है। आप इसके लिए अग्री है ना। डेयू किंगडम के लिए भी इंजॉयमेंट की बात होगी कि आपको हमेशा के लिए हमारे राक्षस किंगडम से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। डीमन फॉक्स कहती है कि मेरी एक ही बेटी है, मैं इस बारे में बाद में सोच के बताऊंगी। तो राक्षस किंगडम यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मैं थोड़ी देर सोचना चाहती हूँ। एनवाय फिर से कहता है कि आपको प्रिंसेस के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे किंग ने पहले ही इसका अरेंजमेंट कर दिया है। उन्होंने हमारे किंगडम से एक बेस्ट टीचर को प्रिंसेस के टीच करने के लिए भेजी है। वो कहती है कि हमें हमारा किंगडम भले ही बहुत स्मॉल है, छोटा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिमानी है जिसके बारे में बहुत सारा नॉलेज है, इसके लिए आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो इन्होंने कहता है कि आप श्योर हैं कि क्या आपके किंगडम में कोई भी ऐसा होगा जो हमारे किंगडम के इस फेमस टीचर से कम्पीट कर सकता है प्रिंसेस के टीचर बनने के लिए। तभी वह व्यक्ति अपना ग्रीन ऑरा रिलीज करने लगता है। उसका ग्रीन ऑरा और वह पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। तभी उसका ग्रीन ऑरा पूरे उस हॉल में फैल जाता है। फॉक्स डीमन उस ऑरा को देखकर पूछती है यह कौन है। तो वही एनवाय कहता है यह राक्षस ग्राम के स्टेट मास्टर का फर्स्ट डिसाइपल है, उसे डार्क मास्टर भी कहा जाता है। वह लाइफ एंड डेथ के भी नियंत्रण कर सकते हैं। द ग्रेट किंग वेस्टिंग द होली नेम। वह ग्रीन ऑरा वाला व्यक्ति कहता है कि इस ओल्ड मैन ने कभी भी किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आपकी किंगडम की प्रिंसेस बहुत यूनिक है। मैंने उसको कल देखा और मुझे उसके अंदर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट मिला। मैं उसे अपना अप्रेंटिस बनाना चाहता हूँ। वो एनवाय भी करता है कि हमारे राक्षस किंगडम ने मेजेस्टी ने इसे आपके किंगडम को भेंट दिया है, आप ऐसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती हैं। उसकी ऑरा को देखते हुए फॉक्स डीमन कहती है
मैं इस टीचर को एक्नॉलेज करती हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसने पहले ही अपना टीचर चुन लिया है। तो कहते हैं कि ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है यह और कोई नहीं, हमारा एमसी होता है।